Good morning, students. डॉक्टर स्वाति शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, इस वीडियो में हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के यूजेस पढ़ेंगे। बच्चों, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई, उसकी फेल नहीं एक्चुअली 20-30 साल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही उपयोग में लिया जाता रहा, उसका एक छत्र राज रहा इन बंधनों को एक्सप्लेन करने में। पर 20-30 साल बाद जब कुछ सीमाएं सामने आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तब उसके साथ साथ ही डेवलप हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का प्रचलन बढ़ा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने फिर ये पढ़ा कि किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मेटल आयंस और लिगेंड्स की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न डी ऑर्बिटल्स, धातु आयनों के डी ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी। उसके बाद हमने स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इस इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उत्पन्न होती है। उसके बारे में पढ़ा कि किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए D0, D1, D2, D3 के लिए, किस आयन के किस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE वैल्यू क्या होगी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE वैल्यू क्या होगी। इन CFSE वैल्यूज़ का यूज़ क्या है, उनका उपयोग क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे दो भागों में। ये पहला भाग है, इसमें हम कुछ उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला उपयोग आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल देखने को समझ में आता है। तो बच्चों, स्पाइनल क्या है और उसका क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर? स्पाइनल मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। आपने अभी तक पढ़ा, एक कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, या क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड होता है FeO, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। तो जब भी हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो या तो फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं या फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं। पर स्पाइनल होता है मिक्स ऑक्साइड, जिसमें इन दोनों का 1:1 रेशियो में ऑक्साइड्स का एडिशन फॉर्मूला होता है। यानी FeO और Fe2O3 को अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा Fe3O4, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसको स्पाइनल कहते हैं। अ स्पाइनल इज़ अ मिक्स्ड ऑक्साइड हैविंग जनरल फॉर्मूला M2+ M3+ होल ट्वाइस O2 - 4, in which the metal ions occupy both octahedral and tetrahedral sites. ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल साइट्स, यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करना, उसमें होने का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लिगेंड्स जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से किसी मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, उनके निकट आते हैं, तो जो मेटल आयन की पोजीशन बनती है उसको ऑक्टाहेड्रल साइट कहा जाता है। यानी मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसी प्रकार जब चतुष्फलकीय रूप से लिगेंड्स किसी धातु आयन के चारों ओर आते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल आयन ने टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई की है, वो टेट्राहेड्रल साइट में रह रहा है। स्पाइनल्स में इन दोनों तरह की साइट्स होती हैं और कुछ आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, और कुछ धातु आयन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं, यानी टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। बच्चों, ये स्पाइनल्स भी जो हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉर्मल एंड इन्वर्स। नॉर्मल स्पाइनल उनको कहते हैं, नॉर्मल मिक्स्ड ऑक्साइड उनको कहते हैं जिनमें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले धातु आयन जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले धातु आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। अगर ऐसा होता है तो जो मिक्स ऑक्साइड बनता है उसको हम नॉर्मल स्पाइनल कहते हैं। पर अगर M2+ आयंस
ऑक्टाहेड्रल साइट्स लें और M3+ आयंस में से आधे ऑक्टाहेड्रल साइट्स में आए और बचे हुए आधे M3+ आयंस जो कि नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएं या टेट्राहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करें, तो हम कहते हैं कि इन्वर्स स्पाइनल बना है। नॉर्मल स्पाइनल्स के उदाहरण हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, निकल क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। इन्वर्स स्पाइनल के उदाहरण हैं आयरन कॉपर ऑक्साइड या और मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम जिंक ऑक्साइड। नॉर्मल और इन्वर्स स्पाइनल समझ में आ गए। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड जो है वो इन्वर्स स्पिनल बनाएगा कि नॉर्मल स्पिनल बनाएगा, ये बात हम उसकी उस धातु आयन की ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE वैल्यूज़ देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये CFSE वैल्यू का एक यूज़ है, एक उसका अनुप्रयोग है, उपयोग है कि हम CFSE वैल्यूज़ देख करके बता सकते हैं कि ये धातु ऑक्साइड जो हैं वो नॉर्मल स्पिनल बनाएंगे या इन्वर्स स्पिनल बनाएंगे। So, structure of these spinels can be determined with the help of CFSE values of the metal ions in octahedral and tetrahedral fields. अब इसका उदाहरण देखिए, हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड का नॉर्मल स्पिन का और आयरन ऑक्साइड के स्पिनल्स हैं। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नॉर्मल है और कौन सा इन्वर्स है, तो हम CFSE वैल्यूज़ देखेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने मैंगनीज और आयरन के आयंस की ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड की CFSE वैल्यूज़ हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैंगनीज 2+ आयन की तो दोनों ही फील्ड्स में 0 CFSE है और D5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैंगनीज 3+ आयन का D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑक्टाहेड्रल में इसकी CFSE ज़्यादा है, 0.60 है, और टेट्राहेड्रल फील्ड में इसकी 0.18 है। और Fe2+ आयन की 0.40 और 0.27 है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। फेरिक आयन की CFSE वैल्यूज़ अगेन 0.0 है दोनों ही फील्ड्स में। Mn3+ की ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा CFSE वैल्यू होने का मतलब है कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करना चाहिए। Fe2+ की ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल साइट में CFSE है तो वो भी ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा ताकि CFSE मैक्सिमम हो। Fe2+ and Mn3 ions according to their CFSE values will tend to occupy octahedral sites so as to maximize the CFSE values of CFSE of the system। सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्थायी, कॉम्प्लेक्स स्थायी हो उसके लिए CFSE वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम CFSE वैल्यूज़ इन आयंस में तब बन रही है जब फेरस आयन और मैंगनीज 3+ आयंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएं, ऑक्टाहेड्रल साइट्स लें। और इस प्रकार मैंगनीज ऑक्साइड में सभी मैंगनीज आयंस Mn3+ आयंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और सभी Mn2+ आयंस जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये प्रेडिक्शन है CFSE वैल्यू का, और इस प्रकार मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो एक नॉर्मल स्पिनल होगा। दूसरी तरफ Fe3O4 में सभी फेरस आयंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या टेट्राहेड्रल साइट में जाएंगे, और आधे Fe3+ आयंस जो है वो टेट्राहेड्रल साइट्स में जाएंगे, और बाकी बचे हुए आधे Fe3+ आयंस ऑक्टाहेड्रल साइट्स में जाएंगे, और बाकी बचे हुए Fe3+ आयंस जो है वो टेट्राहेड्रल साइट्स में आएंगे। यानी Fe2 और आधे Fe3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं और बाकी बचे हुए Fe3+ आयंस टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, जबकि बनाना क्या चाहिए था? नॉर्मल स्पिनल में Fe3 को ऑक्टाहेड्रल बनाना चाहिए था। इसका उल्टा हो रहा है, यानी ये इन्वर्स स्पिनल है, और ऐसा ही प्रैक्टिकली देखने को मिलता है।
तो CFSE वैल्यू की मदद से हम ये बता सकते हैं कि स्पिनल नॉर्मल बनेगा या इन्वर्स बनेगा। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि कौन से धातु आयन की किस संकुल में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी संकुल बनाएगी, ये हम बता सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ CFSE वी कैन डिटरमिन which oxidation state of a metal will be stabilized when coordinated with certain ligand। उदाहरण लीजिए कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3 है, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 2 हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3 नाम के दो संकुल बनेंगे। इन दोनों में से कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा क्योंकि कोबाल्ट 3 आयन की CFSE बहुत ज़्यादा है, 2.4 डेल्टा O है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, 2.4 डेल्टा इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जबकि कोबाल्ट 2+ की स्टेबलाइजेशन एनर्जी सिर्फ 1.8 डेल्टा O है, कम है। तो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्योंकि कोबाल्ट 3+ आयन की है, इसीलिए अमोनिया के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 का ज़्यादा स्थायी होगा इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो है कि हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ जो है, जब हमने प्रैक्टिकली देखी तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में डाई पॉजिटिव मेटल आयंस की एंथैल्पीज़ जो है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखने को मिली, जबकि प्रेडिक्शन ये थी कि एंथैल्पीज़ को एक लीनियर बिहेवियर शो करना चाहिए, लीनियर डेविएशन शो करना चाहिए। पहले हम एंथैल्पीज़ क्या होती हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ वो देखते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इवॉल्व्ड व्हेन गैसियस मेटल आयंस आर हाइड्रेटेड। Mn2+ गैसियस स्टेट में 6H2O से जब रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो हेक्सा एक्वो मेटल N+ आयन मिलता है और साथ में कुछ एंथैल्पी इवॉल्व होती है, उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस जब हम लेफ़्ट से राइट बढ़ते हैं, तो क्योंकि उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश, अगर हम एक ही आयन लें, जैसे हमने मेटल 2+ आयन लिया, एक ऑक्सीकरण अवस्था ली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, मेटल 2+ आयन लिया और लेफ़्ट से राइट गए, यानी स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम होते हुए हम जिंक तक गए 2+ आयन तक। तो क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसीलिए इनकी एंथैल्पीज़ भी बढ़ेंगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर हम अगर यही प्रेडिक्शन CFSE की मदद से करें तो हम देखेंगे कि CFSE D0, D5 और D10 कन्फिग्रेशन वाले आयंस के लिए तो ज़ीरो है, और ये मैक्सिमम है D3 और D8 आयंस वाले कन्फिग्रेशन वाले आयंस के लिए। तो उसी हिसाब से उनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हिसाब से जब पानी के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस के ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी मिनिमम होगी, और D3, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस के हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम स्टेबल होंगे और उनकी एंथैल्पीज़ भी मैक्सिमम होंगी। और यही ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि हाइड्रेशन एनर्जीज़ जो है वो बाएं से दाएं जाने पर, लेफ़्ट से राइट जाने पर लगातार बढ़ती नहीं है, बल्कि वो एक अकॉर्डिंग टू CFSE ट्रेंड फॉलो करती हैं कि D0, D5, D10 कन्फिग्रेशन वाले आयंस के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी 0 है, मिनिमम है, और D3, D8 के लिए मैक्सिमम है, जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम पार्ट 2 में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।